नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस 5000 क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर। इसमें हम जो पीटी 365 की जो इकोनॉमिक्स है उससे हम इसका शुरुआत करेंगे। तो हम टारगेट रखेंगे हम जो कम से कम 70 क्वेश्चन है वो कम से कम सही करें। और ये रिवीजन वीडियो है, तो इससे पहले उम्मीद करते हैं आपने इसको पढ़ चुके हैं आप जो पीटी 365 है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, हम इसमें सारे के सारे कवर करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और ये हमारा जो यूपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें काफ़ी उपयोगी होगा। और जो ये साथ ही साथ जो इसमें हम जो 2023 के अंदर जो जितनी भी बुक्स हैं, जैसे प्रीटी 365 है, कला और संस्कृति, पर्यावरण, परिस्थिति, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और ये सारी की सारी बुक हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे, ये जो सीरीज़ है इसके अंदर। जबकि हमने कुछ वीडियो जो पॉलिटी के हैं वो बना रखे हैं इससे पहले, ठीक है। तो आगे धीरे धीरे हम लगभग सारी बुक्स हैं जो अभी कवर करेंगे इस मंथ के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा, यह देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इसका उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन के आंकड़े हेतु एक प्रारूप जो प्राथमिक मापन के रूप में किया जाता है। इससे नीति निर्माता को प्रोत्साहन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलती है। तो हमें बताना है जो ये कथन दिया गया है ये लगभग इनमें से निम्न में से किससे संदर्भित है, ठीक है। तो ये हमारा जो कथन है वो है हमारा इसे जो सकल मूल्यवर्धित, जिसको हम बोलते हैं जीवीए के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित है। तो ये सारा का सारा जो वक्तव्य दिया गया है ये किससे संबंधित, हमारा जीवीए से संबंधित है। तो जीवीए के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे लोक प्रशासन व अन्य सेवाएं होती हैं, कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन होता है। इसी के साथ साथ इसमें खनन और उत्सर्जन होता है, सॉरी उत्खनन, विनिर्माण होता है, बिजली, गैस, जलवायु आपूर्ति, अन्य जनोपयोगी जो सेवाएं होती है वो भी जीवीए के अंदर शामिल होती है। साथ ही साथ जो व्यापार है, होटल है, परिवहन है, इस जैसे संबंधित जो सेवाएं हैं वो भी जीवीए के अंदर शामिल होती हैं। साथ ही साथ जो वित्तीय है, जो रियल एस्टेट है, जो पेशेवर सेवाएं होती हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती है। और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य होते हैं वो भी जीवीए के अंदर क्या होते हैं, उसकी एक क्षेत्रक होते हैं, उनके शामिल होते हैं। तो ये जो वक्तव्य दिया गया है वो किस हमारा जीवीए, यानी जिसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है पर्यावरणीय क्षरण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और संसाधनों और पर्यावरण की बचत। तो हमें बताना है निम्न में से कौन जो हरित राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में सहायक होता है, किसकी, जो हरित राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में, ठीक है। तो इसमें जो सारे के सारे जो कथन है वो सारे के सारे हम हमारी जो हरित राष्ट्रीय उत्पाद है उसकी जब गणना करते हैं तब हम क्या करते हैं, इसके उपयोग उनका करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। तो ये जो हरित जीडीपी है या हरित राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जिसे जानते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 1993 में हरित जीडीपी का विचार प्रस्तुत किया था। जो हरित जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना में यानी ये जो सारे के सारे हैं वो क्या करता है, शामिल करता है। और जो हमारा जो उत्तराखंड है वह ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे वायु, जल है, इन सब का मौद्रिक जो मूल्य है वो तैयार किया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा इसका डी। और साथ ही साथ जो जीडीपी के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन लागत है, अवशिष्ट सृजन है, जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन सब में जो लागत आती है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, जिसके लिए हम हमारा जो हरित राष्ट्रीय उत्पाद का गणना करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित लेखांकन परियोजना पर्यावरण को समायोजित व राष्ट्रीय लेखांकन के ढांचा तैयार कर तो शुरू की गई है। तो किसके लिए, जो हमारी जो हरित लेखांकन परियोजना है वह पर्यावरण को समायोजित करने और राष्ट्रीय आय का लेखांकन करने के लिए तैयार की गई है। अगला कहता है उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों का मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो पूछा गया कौन सा कथन इसमें से सही है। तो अभी हमने देखा है जो दूसरा कथन हमने देखा था भी उत्तराखंड है वो यानी मौद्रिक मूल्य देने वाला पहला राज्य है। इसके साथ जो पहला कथन है वो भी हमारा सही है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी, यानी दोनों के दोनों कथन क्या है हमारे सही होते हैं, ठीक है। और ये हरित लेखांकन जो जिसको बोलते हैं हमारी GAIS के नाम से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है भी हमारा जो पर्यावरण है उसको समायोजित करना और राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या करना, विचार करना है इसके अंदर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट चर्चा में रही है, निम्न में से ये किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो ये हमारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी, इसके द्वारा, यूएनडीपी द्वारा। तो अभी हाल ही के अंदर यूएनडीपी ने अपनी जो 2021-22 के अंदर जो मानव विकास रिपोर्ट है उसको जारी किया है। इस रिपोर्ट में इसका जो इनका जो थीम रखी गई है वो है अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन, परिवर्तनशील वैश्विक विश्व में हमारे भविष्य को कैसे आकार देना है, यानी किस प्रकार से आकार देना है, हमारा जो जो भविष्य बदलता जा रहा है। ठीक है, तो ये अंदर इसके अंदर क्या कहा गया, साथ ही साथ इसमें जो लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने के लिए उनके कल्याण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया इसके अंदर कही गई है, हमारी जो मानव विकास रिपोर्ट है इसके अंदर। ठीक, साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया भी जो लगातार क्या हो रहा है, जो हमारा जो वैश्विक स्तर है, जो मानव विकास है, उसका स्तर दिनों दिन क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जो मानव विकास स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, यानी गिरावट हो दर्ज की जा रही है। पहला कथन सही है, अभी हमने देखा है। दूसरा कहता है, भारत के पड़ोसी देशों द्वारा सभी का यानी सभी पड़ोसी देशों का क्या किया गया है, बेहतर प्रदर्शन किया गया है। तो ये जो बात गलत है, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कोई कहीं का निम्नतर प्रदर्शन किया है और कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया है। तो यानी दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कथन गलत होते ही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है बी। ठीक है, इसमें भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो मानव विकास अंतराल है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो पूछा गया सही को, तो पूछा गया तो सही कौन सा है, एक और तीन यानी सही है, बाकी दूसरा हमारा क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो मानव विकास के अंदर जैसे श्रीलंका है उसने बेहतर प्रदर्शन किया जो 73वें स्थान पर है, जबकि भारत है वो 191 देश में, कौन से 191 देशों में से लगभग 132वें स्थान पर है। सॉरी, भारत कौन से 132वें स्थान पर है, जबकि हम अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो वह 73वें स्थान पर है। उसके बाद में अगर चीन की बात करते हैं तो वह 79 के स्थान पर है। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वो हमारा 129 नंबर पे है, और अगर भूटान की बात करते हैं तो वो 127 नंबर पे है। तो ये देश हैं जिन्होंने क्या किया, हमसे बेहतर प्रदर्शन किया है। जिसके अलावा जैसे पाकिस्तान हमारा देश है, पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, तो इन दिनों ने क्या हुआ है, भारत से यानी कहीं कहीं बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा है जिसकी वजह से महिला यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो मानव विकास है वो तेजी से कम हो रहा है। तो जो राइट आंसर है वो हो गया हमारा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तक पहुंच, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता। पूछा गया निम्न में से कौन मानव विकास आयामों का हिस्सा है। ठीक है, तो जो मानव विकास होता है उसके आयाम के अंदर ये सारी चीज़ें मापी जाती है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर शामिल की जाती हैं। तो इसमें जैसे जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा तक पहुंच है, गुणवत्ता है, तो ये सारे के शामिल है, मगर भौतिक संसाधनों की उपलब्धता ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, हम जब यानी जो हमारा जो जीवन प्रत्याशा मानव विकास जो रिपोर्ट है या मानव विकास के जो आयाम थे उसको पहली बार 1990 में लेकर आया गया था। कब लेके आया गया था, 1990 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रमुख जो आयाम जोड़े गए थे, जिसमें था लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन, जिसको हम जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। शिक्षा तक पहुंच, अपेक्षाकृत यानी जो स्कूली शिक्षा में अपेक्षाकृत औसतन कितने वर्ष तक व्यक्ति है वह शिक्षा ग्रहण करता है। गुणवत्तापूर्ण जीवन यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आत्मयाद, यानी इसको GN के नाम से GNI आते हैं उसके आधार पर मापा जाता है, न कि GDP के आधार पर। ठीक है, ये भी हमें कौन करने वाली बात है। हमारा जो गुणवत्ता का स्तर है वो किसके आधार पर, जो GNI है यानी ग्रोस नेशनल इनकम है उसके आधार पर मापते हैं, न कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर मापते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। ठीक,
साथ ही साथ जो रिपोर्ट होती है उसके सूचकांक के अंदर असमानता और जो समायोजित होती है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वो मापते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसके अंदर मापते हैं। साथ ही साथ जो HDI के अंदर हम एक जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स भी जारी करते हैं और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी जारी करते हैं। जो असमानता जो समायोजित होता है ये मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों जिसमें जीवन प्रत्याशा, जो शिक्षा के प्रति स्तर और व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय के औसत उपलब्धि को मापता है। जबकि जो जेंडर डेवलपमेंट जो इंडेक्स है यह सूचकांक महिला और पुरुषों के लिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना करता है। किसके लिए? महिला और पुरुषों के लिए। उसी के साथ इसमें जेंडर इक्वालिटी जो है इंडेक्स होता है, यह सूचकांक क्या करता है जो ये जो हमारे जो 3 आयाम थे जिसमें कौन से जो लैंगिक असमानता की माप कर रहा है, साथ ही साथ ये प्रजनन दर की माप करता है और कहीं कहीं जो सशक्तिकरण और श्रम बल की भी क्या करता है इसमें जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के अंदर बात करता है। इसके बाद में जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है ये विकासशील देशों में लोगों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा और जीवन स्तर भी इसके अंदर शामिल होता है। किसके अंदर? हमारा बुनियादी निर्धनता सूचकांक के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। और साथ ही साथ जो भारत की जो प्रत्याशा दर है वो 69% से गिर गिर के 69% से घट करके कितनी हो गई? 67.2 हो गई है। ठीक है, तो हमारी जो जीवन प्रत्याशा है उसमें क्या हुआ है? गिरावट हुई है। ठीक है, और जो स्कूली शिक्षा है उसमें भी औसतन कहीं ना कहीं क्या हुआ है? जो गिरावट हुई है, जो 11.9% थी अभी यानी लगभग कितना 6.7% हो गई है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्न में से कौन निर्धनता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो निर्धनता को रूप यानी हमें डेफिनेशन बतानी है। भी निर्धनता की जो डेफिनेशन क्या है? तो पहला कहता है वह व्यक्ति जो सरकारी सेवा के रहित हो, तो ये गलत है। अगला कहता है भी वह व्यक्ति जो जिसके पास उचित संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित हो, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं हम जो निर्धनता की जब बात करते हैं हम तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं भी जो व्यक्ति है उसके पास संसाधनों तक बिल्कुल निर्धनता तक यानी कम कम जो उचित संसाधन है उसके पास उनके पास क्या होनी चाहिए? पहुँच होनी चाहिए। तब हम कहेंगे वह व्यक्ति निर्धन है या नहीं है। और वह व्यक्ति जो प्रति माह यानी प्रति माह $1 अर्जन करता हो, सॉरी अर्जन लिखा गया, तो ये प्रति माह नहीं, ये प्रतिदिन है। ठीक है, ये किसने कहा है? विश्व बैंक ने कहा था भी अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन यानी करता हो तो ये माह नहीं, जिस हिसाब से ये गलत हो जाता है, तो यहाँ पर माह लिखा है। ठीक है, अगला कहता है भी वह व्यक्ति जो शिक्षा से वहीन हो, तो ऐसी कोई भी बात इसके अंदर नहीं लिखी गई है। ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर मापने के आयाम हैं। जबकि जो सही निर्धनता की जो डेफिनेशन है वो जो सॉरी ये जो IMF ने निर्धारित किया, किसने किया? IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, जिसमें कहा गया है भी कहीं न कहीं जो ये निर्धनता है वह इस प्रकार भी कोई व्यक्ति है वह कम से कम उसको जो संसाधन है, जरूरतमंद संसाधन है, उस तक किस प्रकार की उसकी पहुंच है, ये चीज़ इसमें क्या करती है? निर्धारित की गई है। ठीक, तो ये सारे के सारे निर्धनता के आयाम हैं। तो देखते हैं हम निर्धनता के बारे में अगर हम देखें तो क्या कहते हैं? निर्धनता मोटे तौर पर किसी व्यक्ति या समुदाय के ऐसी स्थिति या दशा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके पास उसके पास उचित स्तर पर यानी के लिए धन की कमी या संसाधनों तक पहुँच नहीं होती है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। तो कभी की क्या कहा भी अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था? अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से जुड़े लेखकों ने भारत में निर्धनता और असमानता को 2 अलग अलग रूपों में प्रकाशित किया था। तो इस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन बना था। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे जो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने भी भारत में असमानता की स्थिति नामक एक रिपोर्ट भी जारी की है। और जैसे भी ये कहा गया भी जो उदाहरण के लिए जो विश्व बैंक ने क्या किया था भी जो अत्यंत निर्धन व्यक्ति है उसकी क्रय शक्ति क्षमता कितनी? क्रय शक्ति क्षमता होगी के आधार पर प्रतिदिन वह $1.9 कमाता हो, तो ये क्या हो? क्रय शक्ति क्षमता। ठीक है, यानी PPP आधार पर उसकी जो इनकम है वो $1.9 अर्जन होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था? विश्व बैंक ने कहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमारी तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, या इसको बोलते हैं एक प्रकार से हम जो ये अलग समिति लिखा गया जो कि
ये है हमारी एक प्रकार से जो अलग सूची है। कौन सा? अलग, ये ध है, ठीक है, अलग सूची, ठीक है, ये समिति। और इसके बाद में लकड़वाला समिति। तो निम्न में से कौन कौन सी समिति जो निर्धनता के आकलन का हिस्सा है, यानी जिसने निर्धनता आकलन की बात की है, तो ये सारी की सारी समितियां ऐसी हैं जो निर्धनता की बात करती हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले की बात करें, जो हमारी जो तेंदुलकर समिति है, उसे 2009 में बनाया गया था और इसने एनएसएसओ के आंकड़ों के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। और इसके लिए समिति को मासिक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, के आधार पर गरीबी का निर्धारण करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो किसने यानी क्या कहा था इसने, एक प्रकार से जो मासिक जो हमारी जो प्रति व्यक्ति आए थे उसके आधार पर इसने कहा था। उसके बाद में जो हमारी जो रंगराजन समिति आई थी, उसने उसे 2014 में बनाया गया था। तो तेंदुलकर समिति कब थी? हमारी 2009 के अंदर। ये कित कब थी? 2009 के अंदर। और ये हमारी 2014 के अंदर, ठीक है। और यह समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई गरीबी रेखा का अनुमान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग व इंडियन जो इकोनॉमी द्वारा परिवारों के स्वतंत्र वृहत सर्वेक्षण पर आयाम था, ठीक है। और इसमें ने कहा था भी जो कुल आबादी का लगभग 29.5% हिस्सा ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे है। इसके बाद में जो हम बोलते अलगत समिति थी, वो लगभग 1989 के 79 के अंदर आती। तो अलगत समिति थी, ये कब आई थी? हमारी 1979 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो लकड़वाला समिति आई थी, ये 1993 के अंदर आई थी। ये कब आई थी? 1993 के अंदर। और हमारी जो सारी की सारी समितियां हैं वो किस पे? हमारा निर्धनता आकलन से संबंधित है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रोविटी एंड शेयर प्रोस्पेक्टिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है गरीबी रेखा और साझा समृद्धि वैश्विक अनुमानों पर विश्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है, ठीक है। तो किस पर? गरीबी और साझा समृद्धि के लिए प्रति वर्ष, ठीक है। तो इस चीज पर हमें गौर करना है। अगला कहता है इसकी गणना क्रय शक्ति क्षमता आधार पर की जाती है। इस पे क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। तो इसका जो पहला कथन है वो हमारा गलत है, जबकि दूसरा कथन हमारा क्या है? सही है। तो पूछा गया सत्य कथन, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है बी। तो इसका कैसे भी, ये क्या करता है, जो ये जो रिपोर्ट होती है ये द्विवार्षिक तौर पर आती है। कितने? द्विवार्षिक तौर पर आती है, यानी 2 वर्षों में एक बार आती है ये रिपोर्ट, ठीक है। तो ये है किसकी? ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, 2 वर्षों में एक बार जारी की जाती है, न कि प्रति वर्ष जारी की जाती है। तो इस हिसाब से, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर प्रोविटी एंड शेयर इंडेक्स 2022 के उसको जोड़ा गया था। ये गरीबी और साझा समृद्धि संबंधित वैश्विक अनुमानों और रुझानों पर विश्व बैंक द्वारा दो वर्ष में एक बार जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। इसके तहत प्रति व्यक्ति यानी प्रतिदिन चरम गरीबी रेखा की सीमा को यानी 1.9 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर कितना कर दिया? इसने 2.15 कर दिया। यानी पहला जो विश्व बैंक ने 1.9 किया था, अब इसने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 2.15 कर दिया है। और यह गणना लगभग 2017 की क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर की जाती है। और इसमें प्रति व्यक्ति दिन में लगभग 6.85 अमेरिकी डॉलर से कम की जीवन यापन करने वाली आबादी को गरीबी रेखा के नीचे माना है, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होता है वो है बी, ठीक। तो आज देखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसकी और वीडियो बनाएंगे, पूरे के पूरे सारे सब्जेक्टों की बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।